नमस्कार। ये एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के संबंधों पर प्रकाश डालने वाली श्रृंखला की पहली वीडियो है। इसमें एडविना के बचपन से लेकर उनकी नेहरू से मुलाकात से पहले की कहानी है। 18 जुलाई 1922 लंदन के एक भव्य समारोह में किंग जॉर्ज पंचम और पूरे शाही परिवार की उपस्थिति में राजसी ठाट बाट से एडविना का विवाह संपन्न हो रहा है। हालांकि ठाट बाट का पैसा भारत की जनता के शोषण से ही आ रहा होगा। तो दूल्हा है क्वीन विक्टोरिया का ग्रेट ग्रैंडसन लुईस माउंटबेटन, जिसे करीबी लोग डिक्की बुलाते हैं। वे आगे चलकर प्रिंस चार्ल्स के गॉडफादर बनते हैं। वयस्क होने पर सो योर वाइल्ड ओट्स जैसी पर्सनल सलाह भी देते हैं। राजसी परिवार का सदस्य होने के साथ ही दूल्हा नौसेना में सब लेफ्टिनेंट है, मगर फर्स्ट सी लॉर्ड बनने की ख्वाहिश रखता है। यह पद एक समय उसके पिता को जर्मन पैदाइश होने की वजह से छोड़ना पड़ा था। दूल्हा शेर है तो दुल्हन सवा शेर। एडविना माउंटबेटन नाम तो सुना ही होगा। शादी से पहले वे एडविना एशली थी। उनकी सामाजिक बंधनों को तोड़ने की दिलेरी और अपनी राह चुनने की ललक आज भी एक मिसाल है। एडविना ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यापारी बैंकर पूंजीपति सर अर्नेस्ट कैसल की नातिनी हैं। माउंटबेटन को शादी के उपहार में एक रोल्स रॉयस गिफ्ट कर चुकी है। कुछ लोग माउंटबेटन को गोल्ड डिगर कह रहे हैं। एडविना 9 वर्ष की थी जब उनकी माँ, जो अक्सर बीमार रहती थी, उनका निधन हो गया। इस वजह से एडविना का बचपन सुखद नहीं था। वो बोर्डिंग स्कूल में भी खुश नहीं थी। घर में सौतेली माँ से भी प्यार न मिला। इसलिए एडविना 18 वर्ष की उम्र में नाना के घर रहने चली आई। इस तरह उन्हें बचपन में डिसिप्लिन तो बहुत मिला, मगर प्यार की कमी रही। शिक्षा सतही थी, लेकिन उस समय की अमीर लड़कियों को देश विदेश में घूमने के लिए जितनी शिक्षा की आवश्यकता होती थी उतना सब सीख लिया। एक रोमांटिक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह एडविना और माउंटबेटन की पहली मुलाकात काउज में वेंडरबिल्ट यॉट पर होती है। इसके कुछ ही समय बाद एडविना के अरबपति नाना की और माउंटबेटन के पिता की मृत्यु हो जाती है। 20 और 21 साल के एडविना और माउंटबेटन एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। नाना इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि एडविना ब्रिटेन की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। अपने बेबाक व्यक्तित्व से एडविना लंदन सोसाइटी की जानी मानी हस्ती बन जाती हैं। टैब्लॉइड्स एडविना की सुंदरता के कसीदे गढ़ते, उनकी हर डिनर पार्टी, हर डांस, खास करके हर डांस पार्टनर की खबरें छापते। इस दौरान माउंटबेटन ब्रिटेन के राजकुमार के साथ भारत और जापान घूमने जाते हैं। एडविना भी पहली बार भारत घूम आती है। ये 1921 है। इस समय तक नेहरू और एडविना एक दूसरे के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। उनकी मुलाकात 25 साल बाद होनी है। नेहरू तो गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल में कैद हैं। 3 साल की इंदिरा को कमुला के सुपुर्द कर अपना जीवन देश को समर्पित कर चुके हैं। वापस इंग्लैंड पहुंच एडविना और माउंटबेटन का विवाह होता है और ये जोड़ी ब्रिटिश सोसाइटी की रौनक बन जाती है। और विवाह के बाद लंच सेवॉय में, डिनर क्लैरिजेस में और देर रात गुजरती थी पेरिस के फॉली बेर्जे में। अटलांटिक पार अमेरिका में जॉर्ज गर्शविन, चार्ली चैपलिन जैसे घनिष्ठ मित्र बने। चार्ली चैपलिन ने तो उन्हें लेकर एक छोटी सी साइलेंट फिल्म भी बना डाली। ये एक परिकथा होती तो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ यही खत्म हो जाती, मगर ये 2 महत्वाकांक्षी रेस्टलेस सोल्स की कहानी है, जहां माउंटबेटन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ऊंचाइयां छूने को व्याकुल हैं, तो एडविना महज घरेलू जिंदगी से असंतुष्ट 2 बेटियों को जन्म तो दे चुकी, मगर पूरी तरह से समर्पित मां नहीं बन पाई। इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और एक्सट्रीमली रिच, मगर जिंदगी लक्ष्यहीन, पार्टी, क्रूज, कंट्री हाउस के वीकेंड ट्रिप के भंवर में फंसी हुई, साथ ही ज्वेलर्स, ड्रेस मेकर्स, शू मेकर्स, हेयर ड्रेसर, मैनिक्योरिस्ट, फूल वालों के और मोटर कार बनाने वालों के चक्कर में भी। अखबारों में दिखाई देती नई नई पोशाकों में मोतियों से लैस लेडी माउंटबेटन खूबसूरत नौजवानों और प्रेमियों के साथ दुनिया से बेपरवाह, कभी गोल्फ कोर्स पर, रेस ट्रैक पर या समुद्र तट पर, नन्ही बेटियों को घर में आयाओं के भरोसे छोड़ अपने मित्रों के साथ विदेशों की यात्रा, देश विदेश की यात्रा करती। उनकी यात्राओं के विवरण उनकी दिलेरी को दर्शाते हैं। ये एक महिला मित्र के साथ मिडिल ईस्ट में इस्तांबुल, यरूशलेम, सीरिया होते हुए इराक जाती हैं। बगदाद में किंग फैजल के साथ डिनर करती हैं।
फिर अफगान बॉर्डर तक जाती हैं। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक घूम आती हैं। भविष्य में बर्मा चीन रूट पर जाने वाली प्रथम महिला बनती हैं। इन सब से निजी जीवन में जटिलताएं आती हैं, लेकिन माउंटबेटन को तलाक नहीं चाहिए। शाही परिवार को बदनामी से बचाना है, फर्स्ट सी लॉर्ड बनना है और शायद रईसी में रहने के लिए जरूरी है एडविना का बैंक बैलेंस। एडविना के लिए भी माउंटबेटन एक मजबूत सहारा है। दोनों समझौता करते हैं और विवाहित रहते हुए भी अन्य लोगों से संबंध बनाने वाली ओपन मैरिज स्वीकार करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का भयावह समय एडविना और माउंटबेटन को अपने असंतुष्ट दाम्पत्य और निजी स्वार्थ से ऊपर उठने का अवसर देता है। लेडी माउंटबेटन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में एक प्रशासनिक पद स्वीकार करती हैं। ये उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण महिला में बदल देता है और समाज में लोगों की नजरों में हीरो बना देता है। उनके देशवासी जो पहले उन्हें एक निरुद्देश्य अमीर लड़की और सोशल बटरफ्लाई के रूप में देखते थे, अब उनकी मेहनत, दिलेरी और कार्यकुशलता के लिए उनका सम्मान करते हैं। अपनी दूरदर्शिता, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स से वे बखूबी अपना काम संभालती हैं। वे हवाई आक्रमण के आश्रयों का निरीक्षण करती हैं जो भीड़ भाड़ वाले हैं, उनमें साफ सफाई और अन्य सुविधाओं की कमी है। एडविना सरकार तक रिपोर्ट पहुंचाती है और जरूरी काम पूरे करवाती है। जैसे जैसे ब्लिट्स निकट आया, एडविना ने युद्ध के जख्मियों का इलाज सिखाने वाले 2 सप्ताह का प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आम लोगों तक पहुंचाया। हजारों लंदन वासियों को यह कोर्स करने के लिए प्रेरित किया। उस दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने भी सक्षमता से अपनी कमान संभाली और प्रतिष्ठा प्राप्त की। कुछ गलतियां भी हुई, पर उनका प्रमोशन होता रहा। वे ब्रिटेन के मेडिटेरेनियन फ्लीट के कमांडर इन चीफ, उससे और बाद के वर्षों में फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ डिफेंस भी बने, जो कि उनका लक्ष्य था। युद्ध खत्म होने जा रहा था, पर एडविना ने अपना काम जारी रखा। अगस्त 1943 में चर्चिल माउंटबेटन को साउथ ईस्ट एशिया कमांड का सुप्रीम एलाइड कमांडर नियुक्त करते हैं। उनके नेतृत्व में 1945 के अंत में युद्ध खत्म हुआ और बर्मा और सिंगापुर को जापान से मुक्त करवाकर ब्रिटिश कंट्रोल में लाया गया। एडविना ने साउथ ईस्ट एशिया के अस्पतालों और कैंप्स का दौरा किया और साथ ही युद्ध से त्रस्त यूरोप में भी राहत कार्यों में योगदान दिया। गंभीर कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी एडविना अपनी ग्लैमरस छवि बरकरार रखती थी। एक फिल्म स्टार जैसी दिखती थी, मगर काम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कर रही थी। इस तरह एडविना ने ब्रिटिश साम्राज्य के दूर दराज के कोनों में भयावह रूप से जर्जर अस्पतालों, कल्याण केंद्रों, शिविरों का निरीक्षण कर उन्हें सुधारने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। 9 जनवरी 1945 को एडविना कराची भी गई और शिविर दर शिविर, अस्पताल दर अस्पताल घूमती रही और ये सुनिश्चित किया कि लोगों को अच्छा इलाज मिले, उनकी उचित देखभाल की जाए। उसके बाद वे दिल्ली जाती हैं, वहाँ माउंटबेटन से मिलती हैं। वहाँ पर एडविना अपने पति के साथ काम करते हुए मुंबई, कलकत्ता, बर्मा और फिर सिंगापुर जाती हैं। माउंटबेटन दंपति एलाइड फोर्सेस के सैनिकों के इलाज, उनकी घर वापसी और उनका मनोबल बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस पूरी कहानी के दौरान भारत में गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। नेहरू 20, 30 और 40 के दशक में भारत की जनता को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे और लगातार अंग्रेजों से आज़ादी की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भेजा गया। सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने पर नेहरू को फिर से अन्य नेताओं के साथ जेल में डाल दिया जाता है। आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। नेहरू की जेल से छूटने के बाद की कहानी और एडविना से सिंगापुर में पहली मुलाकात का विवरण आप देख सकते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।